Hello students, how are you all? I hope you all are safe. Let's start our today's class. Today's chapter is chapter number 7, First World War from history portion, और हम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. ये चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं छोटे छोटे सब टॉपिक्स को लेकर इसके वीडियोस बना रही हूँ ताकि क्लियर हो, क्योंकि ये जितने सब टॉपिक्स पर हम वीडियो बना रहे हैं सारे सब टॉपिक्स से एक ना एक क्वेश्चन आता है. ठीक है, अभी तक हम जितना पढ़े हैं, जैसे टाइम ड्यूरेशन, ग्रुप्स ये पढ़े, ट्रीटीज़ पढ़े, इनसे क्वेश्चन आता है, इनसे क्वेश्चन आता है, एंड मिलिट्रिज्म जो हमने कल पढ़ा था इससे क्वेश्चन आता है. तो ये सारे टॉपिक्स मुझे इसी वजह से आपको छोटे छोटे वीडियोस में बना के बताना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे आता है. ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी जो पहली बार यूज़ हुई थी, या कुछ ऐसी थी जो पहले से यूज़ हो तो रही थी वॉर के लिए, लेकिन इतने बड़े लेवल पर नहीं हो रही थी. दूसरी चीज़, उनमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन किया था, बहुत सारी चीज़ों को नया किया गया था, अपडेट किया गया था और फिर यहाँ पे यूज़ किया था. तो इसमें से एक पहली चीज़ जो है वो है मशीन गन. मशीन गन एक ऐसी चीज़ है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार यूज़ हुई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बोलो या इसके पहले किसी भी वार में मशीन गन का यूज़ नहीं हुआ था. ठीक है, मशीन गन एक ऐसा आर्म है, एक ऐसा हथियार है जिससे कि 1 मिनट में 1000 कह सकते हैं या 100 गन फायर किया जा सकता है. ठीक है, तो अब जैसे बाकी जो गन्स होती हैं, जैसे आप लोग सभी जानते हो, इतना तो आप सब जानते हो गन्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं. तो आपने देखा होगा कि अगर पहले क्या यूज़ होती थी, एक गन एक बार डालना होता था, फिर उसको यूज़ करते थे. बट मशीन गन जब से आई तो उससे ये होने लगा कि एक बार में ही आप 100 गन फायर कर सकते हैं. ठीक है, तो इसका यूज़ और बहुत दूर दूर तक कर सकते थे, है ना. तो इस और मोस्टली जो ट्रेंच मैंने कल आपको बताया थे, जो एक ऐसे सुरंग जैसे गड्ढे जैसे बनाए जाते थे जिसमें कि सोल्जर्स खड़े रहते थे, वो मोस्टली मशीन गन ही यूज़ करते थे. और पहली बार मशीन गन किसी वार में यूज़ हुई थी तो वो था फर्स्ट वर्ल्ड वार. ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी क्लियर होता है आपका. इसके अलावा सेकेंड चीज़, अगर हम बुक में ही देखते हैं, विथ पिक्चर देखते हैं, दूसरी चीज़ है तोप. ठीक है, इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तोप है, आपने देखा होगा एक नली जैसी निकली रहती है जिसमें पीछे से बारूद या भरा जाता है, और जो फिर जैसे उसको जलाया जाता है, बर्स्ट किया जाता है, वो बहुत दूर तक के जाता है. तो ये इंडिया में सबसे पहले इसका यूज़, पहले तो आप सभी जानते हो धनुष, बाण, तीर, यही सबसे युद्ध होते थे हमारे यहाँ पर, लेकिन इसका पहली बार इंडिया में किसी ने यूज़ किया था तो वो था बाबर. ठीक है, बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब आप जानते हो उनके बारे में. तो इंडिया में पहली बार तोप का किसी ने यूज़ किया था तो वो बाबर था. बट अभी हम वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड वार में तोप का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था. ठीक है, और इसमें बहुत दूरी तक मारा जा सकता था इससे, और इससे पूरे ट्रेंच खराब किए जा सकते थे. नेक्स्ट हम बात करते हैं टैंक की. तो टैंक कुछ ऐसा दिखता था उस टाइम का, शुरू में जो टैंक बने थे. अब तो टैंक का लेवल और सब चेंज हो चुका है. पहले ये ऐसा नहीं है कि ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में ही पहली बार यूज़ हुआ, नहीं, ये 1899 में ब्रिटेन में पहले ही बन चुका था. इसमें चक्कों के प्लेस पर से चेन जैसी वो लगा दी जाती है, जिससे कि वो ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी जा सके. ठीक है, और उसको मॉडिफाई किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वार में. ठीक है, इसके बाद आता है सबमरीन, जिसको हिंदी में कहते हैं पनडुब्बी. तो सबमरीन का जो यूज़ होता है, वो सबमरीन सी में नीचे से जाती है, पता भी नहीं चलता है ऊपर, जैसे जो किसी का जहाज जा रहा हो, किसी की शिप जा रही हो, और नीचे से अगर आप सबमरीन चला रहे हो तो ऊपर वाले को पता भी नहीं चलेगा कि नीचे सबमरीन है, और नीचे से ही अटैक किया जा सकता है. तो एक सबमरीन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अच्छा वैल्यूबल आर्म माना जाता है. तो पानी के अंदर छुप के किया जा सकता है. ठीक है, तो ये सबमरीन के बारे में हुआ. नेक्स्ट, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि
जो हार्मफुल गैसेस थी, जो हार्मफुल गैसेस लाइक केमिकल्स जो थे, उसका यूज़ भी वर्ल्ड वार में किया गया। अब इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था हार्मफुल गैसेस का। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि अगर आप हार्मफुल गैसेस किसी पर स्प्रे भी कर दो, या उससे रिलेटेड, उससे बने हुए बम या उससे बनी हुई कोई चीज़ आप कहीं पर फोड़ दो, जला दो, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो गैसेस पूरे एटमॉस्फेयर पर जाके पूरा एटमॉस्फेयर जहरीला या खराब कर सकता है ना। इसका इफेक्ट ये हुआ कि जर्मनी ने सबसे पहले ये चीज़ का यूज़ किया, हार्मफुल गैसेस का। ठीक है, अब इसने कर तो दिया, लेकिन उस गैस के का क्या इफेक्ट हुआ, उससे बहुत लोग मर तो गए, और जो लोग नहीं मरे वो लोग ब्लाइंड हो गए, उनकी आंखें चली गई, इतनी हार्मफुल गैसेस थी। और जिन लोग जैसे जो अंधे नहीं भी हुए हैं, उसके अलावा इतना इफेक्ट पड़ा कि उनके शरीर के जो पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट्स ने मूवमेंट करना बंद कर दिया था। तो फिर इसको रोकने के लिए फिर एक कन्वेंशन किया गया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कन्वेंशन किया गया उसको कहते हैं जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, आप याद रखेंगे, जेनेवा कन्वेंशन किया गया था, जिसमें सारी कंट्रीज जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनसे ये सिग्नेचर करवाया गया था, कहलवाया गया था, स्ट्रिक्टली कहा गया था कि आज के बाद अब किसी भी कोई भी लड़ाई में, कोई भी वार में, कोई भी हार्मफुल गैसेस यूज़ नहीं की जाएगी। ठीक है, और उसको सारी कंट्रीज जो कि वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट की थी, सबने उस जेनेवा कन्वेंशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद अलावा है ट्रेन्स। तो एज यू ऑल नो दैट ट्रेन, वी कैन यूज ट्रेन फॉर सो मैनी थिंग्स ना, जैसे आर्म्स लाना है, सोल्जर्स को लेके आना है, उनसे रिलेटेड खाने पीने की चीज़ें लेके आनी है, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या यूज़ होते थे? ट्रेन। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्लेन्स की बात। तो 1914 से फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ समय पहले ही प्लेन का आविष्कार हुआ था, जो कि 1903 में हुआ था। किसने बनाया था प्लेन्स को? फर्स्ट प्लेन किसने बनाया था? राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, सभी जानते हैं राइट ब्रदर्स ने बनाया था। तो 1903 में बना है, उसके बाद सीधे 1914, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, तो ये स्टार्टिंग फेज था प्लेन्स का ना। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा था उस टाइम इसका यूज़ क्या किया जा रहा था? सिर्फ जो मैदान है, जो भी प्लेसेस हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है, जहाँ पे वार हो रहा है, उसको ये ऊपर से घूम के देखने का काम करता था कि वहाँ पे क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ये छोटी छोटी लाइन जो दिख रही है, ट्रेंच है। ठीक है, ये ट्रेंच को ये देख रहा है कि ट्रेंच में इन लोगों ने क्या तैयारी करके रखी। तो इसका काम यही किया जाता था, क्योंकि ये लोग जानते नहीं थे कि इसका और क्या यूज़ किया जा सकता है। आज तो इसके थ्रू हम गोला बारूद या पूरा बम ब्लास्ट करवा सकते हैं, है ना। फिर ये थी कुछ टेक्निक्स जो आपको मैंने बताई, जो न्यू टेक्नोलॉजी थी, जो इससे वर्ल्ड वार हुआ था। इसके पहले जितनी आपको पता ही है, ज़्यादा ज़्यादा हाथी घोड़े, इन पर बैठकर तीर कमान, इनसे लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी बस। बट फर्स्ट वर्ल्ड वार आते आते बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई, और कुछ जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उनको फिर से रीजनरेट या उसको ठीक किया गया, उसमें अपडेट किया गया और उनको यूज़ किया गया। तो ये थी इससे रिलेटेड बात। अब थोड़ा सा हम देखते हैं, एक और टॉपिक लेते हैं कि जो वार हुआ था, वार का इफ़ेक्ट पूरे जो आम जो कॉमन पीपल थे, जो लोग थे, उन पे क्या हुआ था। इसके लिए आपको ये देखना सही रहेगा। एक देखिए, सेव द वीट एंड हेल्प फ्लीट, ईट लेस ब्रेड। ये ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते थे जब वर्ल्ड वार चल रहा था। अब इससे ही समझ में आ रहा होगा कि लोगों को कहा जा रहा था कि खाना कम खाओ, लेस ब्रेड। ब्रेड रोटी को कहा जाता है, तो ब्रेड कम खाओ, है ना। तो क्यों कम खाओ? उसका एक रीज़न था कि वर्ल्ड वार में इतना ज़्यादा खर्चा हो चुका था, इतना पूरा सब चीज़ें तबाह हो चुकी थी कि
पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि सबके पास खाना पहुंचे। एक तो ये था कि सारी फैमिली के सारे मेंबर्स को ज़बरदस्ती युद्ध में शामिल कराया जा रहा था, उनको ज़बरदस्ती सोल्जर्स बनाया जा रहा था, ठीक है, एक ये इफेक्ट हो रहा था। दूसरा ये हो रहा था कि जैसे हम एक कंट्री वाले दूसरी कंट्री वालों से लड़ रहे हैं तो इस कंट्री से जो जो हम सामान बुलाते थे, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी सब बंद हो गया था, तो कंट्री के पास चीज़ें कम हो गई थी। इसके अलावा मेन चीज़ थी मिलिट्रिज्म। अब गवर्नमेंट का मेन फोकस हो गया था मिलिट्री वालों पर, सोल्जर्स पे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि उस कंट्री में जितना खाना या जितना पॉसिबल हो, अच्छी अच्छी चीज़ें, वो सारी अपनी सारी चीज़ें वो कहाँ पहुँचा रही थी, अपनी सोल्जर्स तक पहुँचा रही थी। उसका ये इफेक्ट हुआ कि नॉर्मल पीपल्स के पास तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं ना, तो मोस्टली लोग बेरोज़गार हो गए और खाने पीने की चीज़ें कम हो गई। अब खाने पीने की चीज़ें कम हो गई तो उनसे उसको सॉल्व करने के बदले उनसे ये कहा जाने लगा कि आप खाना ही कम खाओ। तो आप देखिए कि मतलब कितना गलत किया गया। तो ये जो वॉर हुआ था, इसका इफेक्ट सिर्फ वहाँ उन्हीं लोगों पे नहीं पड़ा जिन लोगों ने जाके लड़ाई लड़ी, इसका इफेक्ट पूरी कंट्री पे पड़ा, पूरे वर्ल्ड पे पड़ा। खाने की कमी हो गई, पैसों की कमी हो गई, बहुत सारी चीज़ें। और जो जहाँ पे जो वॉर हो रहा था उस पर्टिकुलर प्लेसेस के तो जो लोग थे उन लोगों के तो घर भी चले गए। कभी भी कोई भी कहीं से भी बंदूक चला दे, कभी बम ब्लास्ट कर दे तो उनके तो घर गए, उनकी फैमिली पूरी चली गई। मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस नुकसान से ये भी बात हुई कि लोगों ने अब सोचना स्टार्ट कर दिया डेमोक्रेसी की तरफ कि देखो भैया, अभी तक हम इन लोगों के कहे हिसाब से पूरा युद्ध कर रहे हैं, मिलिट्रिज्म मान रहे हैं, सब वॉर कर रहे हैं, पर उससे हमको क्या फ़ायदा हो रहा, हमको तो बस कुछ नहीं मिल रहा है। हमको तो यहाँ तक कि हमारी जो मेन चीज़ें हैं, वो हमको जो मेन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तक नहीं मिल रहे हैं। तो फिर लोगों ने ध्यान देना स्टार्ट किया डेमोक्रेसी पर, ठीक है। इंडिया में भी इसका बहुत इफेक्ट पड़ा युद्ध का। यहाँ से ज़बरदस्ती इंडियंस को भेजा गया, सैनिकों सोल्जर बना के ज़बरदस्ती भेजा गया। अब भेज देने के बाद भी ब्रिटेन का अत्याचार कम नहीं हुआ। ब्रिटेन ने इंडियंस को ज़बरदस्ती भेज तो दिया, लेकिन उसके बदले में भी यहाँ पर उसको युद्ध का पैसा कम पड़ रहा था। ब्रिटेन को पैसा कहीं से भी लाना था क्योंकि उसको युद्ध वार करना है। हाँ, तो उसने क्या किया, ब्रिटेन ने इंडियंस पर टैक्स बढ़ा दिए। ब्रिटेन ने इंडियन पे टैक्स बढ़ा दिया। मतलब देखो, इंडिया के लोगों को बिना मतलब के ज़बरदस्ती भेजा भी गया और आधे तो वहाँ गए हुए हैं और जो बचे हैं उन लोगों पे टैक्स बढ़ा दिया। तो मेरा ब्रिटेन ने कितना गलत किया था इंडिया के साथ, ठीक है। इसके अलावा ब्रिटेन ने भी वही काम किया जो इंडिया में जितना अच्छा अच्छा खाना था, जो भी सब था, वो उसने अपने सारे सोल्जर्स को देना स्टार्ट कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि इंडिया में भी खाने पीने की चीज़ों की कमी हुई, और कमी हुई तो कीमत बढ़ गई, प्राइस बढ़ गए। अब हर किसी के लिए प्राइस के हिसाब से पेमेंट करना पॉसिबल नहीं होता है, गरीब इंसान होता है, कैसे देगा। तो यहाँ पे ये सिचुएशन हुई। लेकिन इसका एक इफेक्ट ये पड़ा कि सारी पब्लिक ये समझ गई कि ब्रिटेन क्या कर रहा है। तो ब्रिटेन के खिलाफ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से इंडिया में ब्रिटेन से हमको फ्रीडम चाहिए, ये मूवमेंट तेज हो गए। इसका एक अच्छा इफेक्ट ये पड़ा कि लोगों को समझ में आ गया कि ब्रिटेन हमारे साथ गलत कर रहा है, तो अब हमको तो ब्रिटेन से फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। ये इफेक्ट हुआ इंडिया में। दूसरी चीज़, इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ ये काम से, कि उन लोग को क्या हुआ कि ब्रिटेन सब अच्छे अच्छे चीज़ें और अपने पास की भी सब चीज़ें भेज रहा था, तो इंडियंस को भी उसने मौका देना स्टार्ट कर दिया कि अब भैया तुम सब प्रोडक्शन का काम करो। तो जो इंडस्ट्रियल अभी तक के उनको रोक के रखा गया था कि नहीं ब्रिटेन वाले ही अच्छी चीज़ें बनाएंगे, तो अब ब्रिटेन वालों ने इंडिया को भी मौका दिया कि भाई तुम भी बनाओ। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनको फ़ायदा हुआ इससे, ठीक है। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी आई, जो वर्ल्ड वार आए, उससे इफ़ेक्ट ये पड़ा कि लोगों की थिंकिंग डेमोक्रेसी पर वापस गई और उनको समझ में आया कि वर्ल्ड वार से किसी का फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।